नमस्कार। स्वागत है आपका शंकर आइस एकेडमी डेली ब्रांच में। इट इज एन एंड टू एंड सोल्यूशन टू ऑल योर एकेडमिक नीड्स। इस मॉड्यूल में हम करंट अफेयर डिस्कस करते हैं, डेली एनालिसिस करते हैं और साथ ही साथ हम प्रीलिम्स फोकस टॉपिक्स पे भी थोड़ी सी रोशनी डालते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये मॉड्यूल और ये जो वीडियोस हम आपके लिए ला रहे हैं करंट अफेयर्स को लेकर के, अगर आपको ये पसंद आता है तो प्लीज लाइक इट, प्लीज शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, ताकि हमें भी थोड़ी सी एक बूस्ट, एक मनोबल मिलती रहे। और कमेंट करिए कि अगर आपको कोई भी चेंजेस चाहिए इस पूरे मॉड्यूल में, ताकि आपको, आपके लिए ये मॉड्यूल हम बेहतर बना सकें और आपके हिसाब से आपकी पूरी प्रिपरेशन हो सके। इस मॉड्यूल को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ कि प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज आ रहे हैं बाय शंकर आइस एकेडमी सितंबर में। और आप इसमें सबसे खास बात यह है प्री स्टॉर्मिंग की कि आप एग्जाम ओरिएंटेड पूरी एग्जाम टेस्ट सीरीज देते हैं और साथ साथ में आपको एक एक्सपर्ट एडवाइस मिल जाती है और आप उसके साथ अपना जो परफॉर्मेंस है उसको ग्रेड कर सकते हैं, उसको रेट कर सकते हैं और उस हिसाब से आप अपनी और प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं। तो प्लीज एडमिशन्स ले लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। ये सब कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं आज के। ओके, पहला टॉपिक अगर देखें तो नेशनल मेडिकल कमीशन से रिलेटेड है। डॉक्टर्स को लेकर के एक सिंगल लाइसेंस जारी करने की बात हो रही है। दूसरा अगर टॉपिक देखें तो एनवायरनमेंट को लेकर के और जो पोल्यूशन को लेकर के जो रेगुलेशंस होने चाहिए उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दिया है, इसके बारे में भी देखेंगे। तीसरा अगर देखें तो क्लाइमेट हेल्थ वर्कफोर्स, यानी कि अभी जैसा क्लाइमेट चेंज चल रहा है उसके साथ साथ ऐसे कौन से इम्पैक्ट हैं जो हमारे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड उसी पे ये पूरा एक आर्टिकल है। चौथा अगर टॉपिक देखें तो MMDR यानी माइनिंग और मिनरल्स के एक्सट्रैक्शन को लेकर के एक कुछ अमेंडमेंट आया है। इसमें कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो इस पे भी हम थोड़ी चर्चाएं करेंगे। और हर मॉड्यूल के लास्ट में जैसे हम हमेशा प्रीलिम्स फोकस टॉपिक्स को देखते हैं, तो वैसे आज भी हम कुछ ऐसे प्रीलिम्स फोकस टॉपिक्स को देखेंगे। आज के दिन का पहला टॉपिक अगर हम देखें तो इट्स रिलेटेड टू कि नेशनल मेडिकल कमीशन ने बेसिकली एक प्रपोजल डाला है जिसमें सिंगल लाइसेंस की बात हो रही है। अब ये सिंगल लाइसेंस क्या है, डॉक्टर्स को इससे क्या फायदा हो सकता है, पेशेंट को क्या फायदा हो सकता है और ओवरऑल गवर्नेंस में कितनी ज्यादा एडवांटेज मिल सकती है, तो वो सब चीज हम इस पूरे देखेंगे। न्यूज की अगर बात करें तो मैंने बताया कि नोटिफाइड द ड्राफ्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकल प्रैक्टिशनर्स एंड लाइसेंस टू प्रैक्टिस मेडिसिन अमेंडमेंट रेगुलेशन 2020। अभी 2020 और अगस्त 11 2026 से इस चीज को लागू कर दिया जाएगा और इस पे अभी पूरी वही बातें हो रही हैं। अब ये प्रपोजल बेसिकली है क्या, ये जो NMC ने जो ये चीज प्रपोज किया है ये बेसिकली है क्या। तो डॉक्टर इसके थ्रू रजिस्टर हो सकते हैं एंड जो रजिस्टर्ड विथ वन स्टेट मेडिकल काउंसिल एंड allocate a unique identification ID, okay, and national medical register would be able to practice anywhere in India। यानी कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में अगर मेडिकल प्रैक्टिस करना है तो उस चीज को लेकर के ये पूरा ID एंड ये सब पूरे प्रोसीजर्स करने की वजह से एक सिंगल लाइसेंस बन जाएगा, जिसके वजह से जो गवर्नेंस है उसमें हमें बहुत ज्यादा कन्वीनियंस देखने को मिल रहा है। नो फ्रेश स्टेट रजिस्ट्रेशन और सिंगल लाइसेंस वुड बी रिक्वायर्ड इन अनदर स्टेट और यूनियन टेरिटरी। यानी कि एक जैसे पहले क्या होता था कि हर एक स्टेट्स अपने अपने हिसाब से अलग अलग आईडीज प्रोवाइड करते थे, तो ऑल ओवर इंडिया के लिए कुछ ऐसे रेगुलेशंस थे, कुछ रजिस्ट्रेशंस थे जिसके वजह से वो फिर प्रैक्टिस कर पाते थे दूसरे स्टेट में। लेकिन अब क्या है कि जो स्टेट रजिस्ट्रेशन है और जो सेपरेट लाइसेंस है वो किसी और स्टेट में रिक्वायर्ड अब नहीं है। एक सिंगल रजिस्ट्रेशन इज इनफ कि वो अलग अलग स्टेट में काम कर सके। अगर हम लोग इसी रजिस्ट्रेशन की बात करें तो ये बेसिकली ट्रैक, दिस वुड बी सेंट्रली ट्रैक्ड रजिस्ट्रेशन, यानी कि सेंटर के द्वारा इसको ट्रैक किया जाएगा। ओके, लाइसेंस स्टेटस और डिसिप्लिनरी रिकॉर्ड को भी रिकॉर्ड किया जाएगा। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसीलिए है क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि अलग अलग स्टेट में डॉक्टर्स जो कि अलग अलग लाइसेंस को यूज कर रहे हैं
तो उन पे जो डिसिप्लिनरी रिकॉर्ड्स होती हैं वो अलग अलग शो करने लगती हैं। तो इस चीज को पूरा एक यूनिफॉर्मिटी प्रोवाइड करने के लिए ये पूरा एक सिंगल रजिस्ट्रेशन को देखा जा सकता है। द ड्राफ्ट प्रपोज ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन स्टेट एंड नेशनल रजिस्ट्रेशन। ये जो पूरा रजिस्ट्रेशन होगा ये एक सिंक्रोनाइजेशन यानी कि एक तालमेल देखा जाता है स्टेट और सेंटर के बीच में। ठीक है, अगर हम लोग अब इस बारे में बात करें कि ये रजिस्ट्रेशन बेसिकली क्या है, तो ये डॉक्टर्स का रजिस्ट्रेशन डिटेल को लेकर के पूरा है। इस पूरे जो रजिस्ट्रेशन रजिस्टर होगा उसमें बहुत सारी चीजें से रिक्वायर्ड होंगी, जैसे कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन डेटा चाहिए होगा आपको, एक प्रॉपर रजिस्ट्रेशन डिटेल, लाइसेंस स्टेटस एक्टिव है कि इनएक्टिव, ये सब चीज भी उसमें प्रोवाइड की जाएगी। डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग को भी देखा जाएगा कि कोई ऐसा तो नहीं है कि किसी डॉक्टर के खिलाफ या देयर इज अ रिकॉर्ड कि दे हैव डन सम मलेशियस और बैड प्रैक्टिस। तो उस चीज को भी लेकर के अच्छे तरीके से वो मॉनिटर हो पाएगा। और सस्पेंशन रिमूवल और रिस्टोरेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन भी इसमें प्रोवाइडेड है, इस पूरे रजिस्टर में, नेशनल मेडिकल रजिस्टर में। और अगर देखा जाए तो ऑटोमेटिक एक सिंक्रोनाइजेशन देखा जाता है और इलेक्ट्रॉनिक एंड इसको डिजिटलाइज करने की कोशिश भी की जा रही है। ठीक है, इसमें खास बात यह है, मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि स्टेट का जो रोल है वो कहीं पे भी दबा नहीं है। हमें लगता है कभी कभार कि अगर सेंटर और स्टेट के में अगर थोड़ा सा यूनिफॉर्मिटी देखी जा रही है तो स्टेट का जो रोल है वो थोड़ा कम होते हुए देखने का चांसेस है। बट इस पूरे रजिस्टर में ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि स्टेट का जो रोल था वो इक्विवेलेंट रहने वाला है। पहले भी जितना रेलेवेंस था आज भी इस पूरे नोटिफिकेशन के बाद भी इट वुड बी इक्वली रेलिवेंट। तो स्टेट का अगर बोले तो कंटिन्यू टू ग्रांट रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंस। ठीक है, दिस डिसीजन वुड साइमल्टेनियसली बी रिफ्लेक्टेड इन स्टेट मेडिकल रजिस्टर एंड नेशनल मेडिकल रजिस्टर, यानी कि दोनों ही रजिस्टर्स में इनकी एंट्री होगी और उनके बीच में एक इलेक्ट्रॉनिक सिंक्रोनाइजेशन होगा। ठीक है, एंड प्रपोज विल एक्चुअली क्रिएट नेशनल पोर्टेबिलिटी ऑफ लाइसेंस, यानी कि ऑल ओवर द कंट्री एक सिंगल लाइसेंस, यानी कि पोर्टेबल यानी एक जगह से दूसरे जगह उसको बहुत आसानी से ले जाना। तो वो चीज हो सकता है कि जो नेशनल पोर्टेबिलिटी है ये प्रॉपरली इंश्योर करता है। ठीक है, ऑफ लाइसेंस विदाउट कंप्लीटली रिमूविंग स्टेट लेवल रेगुलेटरी रोल, यानी कि स्टेट का जो रेगुलेटरी रोल था वो वैसे का वैसा ही रहेगा, उसमें कोई चेंजेस देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, नाउ डिसिप्लिनरी जूरिस्डिक्शन, बेसिकली इसमें ये है कि जो भी रिकॉर्ड्स होते हैं डॉक्टर्स के वो डिसिप्लिनरी जूरिस्डिक्शन पहले अलग अलग जगह पे अलग अलग देखी जा रही थी, बट अब एक यूनिफॉर्मिटी देखने को मिल सकती है। स्टेट मेडिकल काउंसिल वेयर द एलिज्ड मिसकंडक्ट और मेडिकल नेग्लिजेंस occurrence while प्राइमरीली हैंडलिंग डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग, यानी कि कोई भी डॉक्टर जब भी कोई भी पेशेंट को अटेंड करता है एंड उसके दौरान अगर देर इज एनी मिसकंडक्ट और मेडिकल नेग्लिजेंस तो उस वजह से आप पे डिसिप्लिनरी एक्शंस लगते हैं। ठीक है, और इसी का जो आउटकम है ये चीज एनएमआर में रिकॉर्ड प्रॉपरली किया जाएगा। ठीक है, और अगर हम लोग किसी और स्टेट का देखें तो इफ अनदर स्टेट काउंसिल रिकमेंड्स डिसिप्लिनरी एक्शन इट विल बी रिफ्लेक्टेड ऑन द एनएमआर एंड द डॉक्टर्स प्राइमरी स्टेट रजिस्ट्रेशन, यानी कि ये जो पूरा डिसिप्लिनरी और ये जो पूरा रिकॉर्ड होगा एनएमआर में तो ऑलरेडी होगा ही, और हमें देखने को मिल सकता है कि ये स्टेट स्टेट काउंसिल इसको रेगुलेट करता है, रेकमेंड भी कर सकता है। तो यानी कि स्टेट का जो रोल है वो कम नहीं हुआ है, और डिसिप्लिनरी एक्शंस की अगर बात की जाए तो वो अब एनएमआर में इंक्लूड कर दिया गया है। ठीक है, नाउ लाइसेंस वैलिडिटी, नाउ दीज आर सम ऑफ द नंबर्स जो हमें थोड़े से याद होने चाहिए। ठीक है, जैसे सबसे पहले लाइसेंस वैलिडिटी की अगर बात करें तो ये जो सिंगल लाइसेंस जारी करने की बात हो रही है, इट कंटिन्यूज टू हैव 5 ईयर वैलिडिटी, यानी कि 5 साल तक ये वैलिड है। ठीक है, और इसका रिन्यूअल को लेकर के ऐसा लाइक इफ रिन्यूअल इज नॉट सॉट विद इन 3 मंथ्स, यानी कि अगर रिन्यूएबल 3 महीने में नहीं हुआ तो फिर इस आफ्टर एक्सपायरी तो फिर जो रजिस्ट्रेशन होगा उसको इनएक्टिव खारिज कर दिया जाएगा। ठीक है, इस खारिज करने के रजिस्ट्रेशन को लेकर के ये बात है कि डॉक्टर अब कहीं भी ऑल ओवर इंडिया कहीं पे भी प्रैक्टिस नहीं कर पाएगा, यानी कि 5 साल का लाइसेंस का वैलिडिटी है,
3 महीने का एक्सटेंशन पीरियड है, एंड उसके बीच में अगर आपने फिर भी रजिस्टर नहीं किया फिर से, तो आपका जो प्रैक्टिस करने के जो राइट्स हैं, डॉक्टर के जो राइट्स हैं, वो खारिज कर दिए जाते हैं। अपील मैकेनिज्म अगर देखा जाए तो इफ अ स्टेट मेडिकल कमीशन रिजेक्ट्स अ रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस और रिन्यू, तो इसमें हम देख सकते हैं कि जब एक स्टेट के जो मेडिकल कमीशन है, अगर उसने कोई भी रजिस्ट्रेशन को खारिज और उसको मंजूरी नहीं दी, तो डॉक्टर कैन अपील टू एथिक्स एंड मेडिकल रजिस्ट्रेशन बोर्ड, यानी कि डॉक्टर के पास राइट है कि वो इस चीज को अपील कर सके। ये एक वो चीज हो गया कि अथॉरिटेटिव कुछ नहीं है। इफ देर इज समथिंग रॉन्ग एंड इफ अ डॉक्टर फील्स दैट वे, तो एक और एक बॉडी है जो कि एक्चुअली में विल हेल्प डॉक्टर्स। ओके, विद इन 30 डेज, यानी कि 30 दिन के जैसे रजिस्ट्रेशन खारिज कर दिया गया, नीलाम कर दिया गया, एंड उसके बाद उसी रजिस्ट्रेशन को लेकर के एमएनआरबी में अपील किया गया। एमएनआरबी अगर 30 डेज में डिसाइड करेगी, ठीक है, देर इज अ टाइम पीरियड कि देर शुड बी कि इतने टाइम में एक प्रॉपर आउटकम निकल जाना चाहिए। और एमएनआरबी की बात करें तो फिर इफ एमएनआरबी अलाउज द अपील, इट्स डायरेक्शन टू एसएमसी इज बाइंडिंग, यानी कि अगर ईएमआरबी ने ईएमआरबी ने अगर इस पूरे रजिस्ट्रेशन को ये कहा कि आप कंटिन्यू कर सकते हैं, तो इट वुड बी बाइंडिंग ऑन दी स्टेट मेडिकल कमीशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाई इज इट सिग्निफिकेंट? अब हमें ये जो सिंगल लाइसेंस की बात हो रही है, अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है बेसिकली? तो अगर हम लोग डॉक्टर्स की पर्सपेक्टिव में देखें, तो इंटर स्टेट मोबिलिटी बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाती है। और ऐसा भी हो सकता है कि बहुत से ऐसे रूरल एरियाज को भी कुछ ऐसे एडवांस डॉक्टर्स विदाउट एनी डॉक्यूमेंटेशन के टसल के बिना दे कैन एक्चुअली अटेंड द पेशेंट्स दैट आर एक्चुअली इन नीड। तो वो चीज़ हो सकता है कि मोबिलिटी का एक फ्रीडम देखने को मिलता है। रिमूव्स रिपीटेटिव रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर, बार बार जो रजिस्टर करने की, इतना सारा डॉक्यूमेंटेशन करने की जो पूरा एक सिस्टम था, उसको खारिज या उसको डिसॉल्व करते हुए, रिमूव करते हुए देखा जा रहा है। फैसिलिटेट्स डिप्लॉयमेंट ऑफ स्पेशलिस्ट्स डॉक्टर्स टू एन एरिया फेसिंग शॉर्टेज। जैसे मैंने आपको बताया कि ऐसे कुछ एरियाज जहाँ पे डॉक्टर्स फैसिलिटी, हेल्थ केयर फैसिलिटी उतनी अच्छी नहीं है, तो कुछ ऐसे डॉक्टर्स हैं जो कि माइग्रेट बहुत इजीली कर सकते हैं, उनको ऐसा कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंटेशन और वो जो स्ट्रेस होता है वो चीज़ लेने की जरूरत नहीं है। तो फॉर डॉक्टर्स दीज आर सम ऑफ द प्रॉपर बेनिफिट्स जो हमें देखने को मिल जाते हैं। वही अगर पेशेंट की बात करें, तो जो मेडिकल प्रोफेशनल का जो एक्सेस है उसको इम्प्रूव करने को लेकर के ये सिंगल लाइसेंस लाया गया है, ताकि जिन लोगों को ये प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटीज नहीं मिल रही है उनको भी ये चीज प्रोवाइड करी जा सके। ठीक है, अब अगर हम लोग गवर्नेंस के लिए देखें, तो एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस अगर देखा जाए तो ये बहुत ही ज्यादा हो गया, क्योंकि सेंटर और स्टेट दोनों के एक हम लोग को देखने को मिल जाता है सिंक्रोनाइजेशन, एक सिंक देखने को मिल रहा है, ताकि दोनों साथ मिलके कोई काम कर रहे हैं, एंड इस चीज में एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस हो सकती है। प्लस एक डिजिटल रेगुलेटरी डेटाबेस बन रहा है, कि प्रॉपर डिजिटल डेटाबेस बन रहा है। ओके, एंड इसके वजह से जो ट्रैकिंग है डिसिप्लिनरी एक्शंस की, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि क्योंकि मेडिकल फील्ड इज रिलेटेड टू लाइफ। इट इज़ नॉट एन ईजी एंड इट इज़ नॉट फन एंड अगर आपने कुछ गलत कर दिया तो यू आर नॉट अकाउंटेबल, यू आर अकाउंटेबल। एंड उसी चीज़ को इंश्योर करने के लिए भी फॉर गवर्नेंस इस सिंगल लाइसेंस को जारी किया गया है। प्रमोट्स ट्रांसपेरेंसी एंड यूनिफॉर्मिटी। ट्रांसपेरेंसी और यूनिफॉर्मिटी को इंश्योर करने के लिए कि कोई भी कुछ भी अगर हो रहा है किसी भी डॉक्टर को लेकर के, अगर किसी भी पेशेंट को या किसी भी इंडिविजुअल को डिटेल्स चाहिए, तो वो बहुत ही आसानी से उसको दे हैव द एक्सेस टू इट। फेडरलिज्म एंगल, हेल्थ जो है वो सबसे पहले एक स्टेट सब्जेक्ट है, राइट? हेल्थ वी ऑल नो कि इज अ स्टेट सब्जेक्ट। बट अगर हम लोग एंड इन द 7th शेड्यूल, एंड हम लोग साथ साथ ये भी देख सकते हैं कि मेडिकल एजुकेशन जो है और प्रोफेशनल रेगुलेशन जो है इन्वॉल्व सिग्निफिकेंट यूनियन लेवल इंस्टीट्यूशनल रेगुलेशन। यानी कि आप देख सकते हैं कि एक हेल्थ जो एक सेक्टर है दैट इज अ स्टेट सब्जेक्ट, बट वही अगर हम लोग मेडिकल का जो इंस्टीट्यूशनल रेगुलेशन की जहाँ तक बात आती है, वो थोड़ा
सेंट्रलाइज्ड यानी यूनियन बेस्ड हो जाता है। द प्रपोजल अटेम्प्ट टू बैलेंस दीज टू इम्बैलेंसमेंट। जब भी बात होती है तो कॉन्फ्लिक्ट हमें बहुत बार देखने को मिलता है सेंटर और स्टेट को भी, स्टेट के बीच में। तो वो जो कॉन्फ्लिक्ट है उसी को रिजॉल्व करते हुए एक नेशनल यूनिफॉर्मिटी प्रोवाइड करता है ये सिंगल लाइसेंस। साथ साथ में एक स्टेट लेवल रेगुलेटरी अथॉरिटी भी, उसको पूरी तरीके से खत्म नहीं किया गया है। States still have the power to actually regulate regarding the medical and every registration. फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स की अगर बात करें तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स को लेकर के ग्राफ जो ड्राफ्ट है रिवाइजेस द डेफिनेशन ऑफ फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स, यानी एफएमजी का एक अलग डेफिनेशन इस पूरे हम लोग को ड्राफ्ट में देखने को मिल जाता है। इसमें इंडियन सिटीजन्स or overseas citizens of India with foreign qualification in modern medicine while do not possessing an Indian undergrad medical degree। इंडिया के बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं, मेडिकल कॉलेजेस हैं जिनमें बहुत बच्चों की एडमिशन्स नहीं हो पाती है। एंड ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो फॉरेन से भी अपनी एक डिग्री लेके आते हैं मेडिकल को लेकर के, एंड उसमें हमें एक एडवांसमेंट देखने को मिल जाता है। इस चीज़ में सबसे फायदा ये हो सकता है कि बेसिकली जो भी ग्रेजुएट्स होके आएंगे रिगार्डिंग दिस फील्ड, तो उस वजह से उनको एक एडवांटेज मिलेगा क्योंकि उनको अलग अलग टेक्नोलॉजीज के नॉलेज होंगे, एंड किसी तरीके से वी कैन एक्चुअली हैव अ प्रॉपर टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट जो कि अभी मेडिकल फील्ड में बहुत ही ज़्यादा नीड है। ठीक है। एफएमजी अगर एग्जामिनेशन क्वालिफाइड कैंडिडेट्स मीटिंग प्रिस्क्रिप्शन कंडीशन रिमेन एलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशन। जिन्होंने भी कुछ ऐसा एग्जामिनेशन एंट्रेंस का अगर उन्होंने वो क्रॉस कर लिया तो वो रजिस्ट्रेशन को लेकर के एलिजिबल हो जाते हैं। और वही अगर टेम्पररी रजिस्ट्रेशन की बात करें तो फॉर फॉरेन नेशनल परसुएडिंग पोस्ट ग्रेजुएशन एंड सुपर स्पेशलिटी कोर्सेज, जो अभी ऑन गोइंग चल रहा है पोस्ट ग्रेजुएशन का या स्पेशलाइज्ड कोई कोर्स का, तो वो टेम्परेरीली उसको रजिस्टर कर सकते हैं। वो ड्यूरेशन है, एंड अगर मैक्सिमम ड्यूरेशन देखा जाए तो 2 साल यानी कि 24 मंथ्स का है। ठीक है। फॉलोड बाय 1 ईयर कूलिंग ऑफ पीरियड, यानी 1 साल एक कूलिंग ऑफ पीरियड रहेगा, रजिस्ट्रेशन होगा और मैक्सिमम टाइम टेम्पररी रजिस्ट्रेशन के लिए 2 साल होगी। ठीक है। नाउ देर इज वन प्रिलिम्स क्वेश्चन, आप इसको देखें, इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप हमें बता सकते हैं। ओके। एक्चुअली दिस इज द आंसर 1 and 2 ओनली। आपको अगर इसमें कोई भी डाउट है तो इसको हम लोग स्पेशली डिस्कस भी करेंगे अगर आप बोलेंगे तभी। आगे बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक की ओर, जो कि एक वर्डिक्ट है, सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट अभी आया है। ठीक है। इट इज रिलेटेड टू वनशक्ति वर्डिक्ट। वनशक्ति वर्डिक्ट बेसिकली इज रिलेटेड टू एनवायरमेंटल क्लियरेंस को लेकर के इस पूरे पॉइंट में, इस पूरे टॉपिक में चर्चा हो रही है। इस पूरे यू कैन सी हियर, ये पूरी जो आर्टिकल लिखी गई है इसमें बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है। जिसमें यूनियन ऑफ इंडिया को लेकर के मैंने देर वॉज वन सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट जो अभी रिसेंटली आया है, जिसमें प्रायर एनवायरमेंटल क्लियरेंस को मैंडेटरी करने की बात हो रही है। ठीक है। साथ साथ में और क्या हो रहे हैं कि ऐसे कुछ नोटिफिकेशंस थे, कुछ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स थे 2017 2021 के, उसको भी स्ट्रक डाउन यानी कि उसको खारिज कर दिया गया है। और जो प्रॉपर रेगुलराइजेशन रूटीन्स है, यानी कि बहुत बार कुछ कंपनीज ऐसी क्या करती थी कि जिनका दे आर फुल फ्लेजेडली वर्किंग, एंड उनके प्रोडक्शन के दौरान ही एक पूरा जांच हुई एंड उसमें एनवायरमेंटल क्लियरेंस नहीं मिला। तो उस वजह से दे वुड पे सम फाइन एंड दे वुड बी लाइक ना कि ये दिस इज रेगुलराइजेशन रूटीन एंड हमने पे कर दिया, अब वी कैन कंटिन्यू वर्क। बट उस वजह से होगा क्या, एनवायरमेंट पे तो सेम इम्पैक्ट हो रहा है, देर इज नो डिफरेंस। तो उस चीज को भी खारिज कर दिया गया, बट अलाउ अ वन टाइम स्टैट्यूटरी स्कीम अंडर सेक्शन 3। इस बारे में हम लोग डिटेल में थोड़ी सी बात करेंगे आगे जाके। सबसे पहले देख लेते हैं इस केस और एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट रेजीम को लेकर के ये पूरा केस है। इस केस का सुप्रीम कोर्ट से है, एंड यू कैन सी दैट 29 जुलाई 2026 में ये वर्डिक्ट आया।
एंड ये जो पूरा वर्डिक्ट था ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। इसमें देखो तो अगर, तो फेट ऑफ प्रोजेक्ट विदाउट प्रायर एनवायरमेंट क्लियरेंस, प्रॉपर प्रायर एनवायरमेंट क्लियरेंस को लेकर के ये पूरा मुद्दा है। इसमें वही जो हमने पहले पढ़ा था कि 2017 और 2021 के जो नोटिफिकेशंस थे, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स थे, उनको खारिज कर दिया गया है। और जो पहले जो प्रायर एनवायरमेंटल क्लियरेंस था उसको अब मैंडेटरी इन लॉ कर दिया गया है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस पूरे वर्डिक्ट का, ठीक है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। preserved section 3 of environment protection act 1986 power, यानी कि एग्जीक्यूटिव जितने भी ऑर्डर्स एंड नोटिफिकेशंस हैं उनको खारिज कर दिया गया है। लेजिस्लेशन का थोड़ा सा दे हैव गिवन अ बिट ऑफ फ्रीडम, अ बिट ऑफ फ्रीडम टू देम, ओके। एंड वही अगर हम लोग एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट रिजीम की बात करें तो इसका पेरेंट पेरेंट एक्ट वही है, स्टैट्यूटरी हम लोग का दिस ओनली एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। वापस अगर देखा जाए तो प्रायर क्लियरेंस को लेकर के लिस्टेड प्रोजेक्ट्स बनाया गया था, जिसमें दो कैटेगरीज इंश्योर की गई थी, ए जो कि सेंटर होगा, बी जो कि स्टेट होगा। स्टेजेस की अगर बात करें तो पहले स्क्रीनिंग, स्कोपिंग, हियरिंग, फिर अप्रेजल होगा, यानी कि जो इंडस्ट्रीज हैं उनकी सबसे पहले अप्रेजल देखी जाएगी कि क्या क्या उन्होंने अपने इंडस्ट्रीज में क्या अगर प्रॉपर उन्होंने एनवायरमेंटल रेगुलेशंस को फॉलो किया है या नहीं। तो वो सब चीज को लेके स्क्रीनिंग, स्कोपिंग देखा जाएगा कि कितने हद तक ये पब्लिक इंटरेस्ट के हित में है। हियरिंग की जाएगी इस चीज को लेकर के, फिर अप्रेजल दे दिया जाएगा। इसके मेन दो रेगुलेटर अगर देखा जाए तो सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है। दूसरा अगर हम लोग देखें तो स्टेट से रिलेटेड एक अथॉरिटी है। रूल्स अगर देखें तो नो कंस्ट्रक्शन बिफोर क्लियरेंस, ठीक है। अब अगर हम लोग टाइमलाइन एक देख लें, टाइमलाइन पे एक थोड़ी सी ना रोशनी डाल दें, तो सबसे पहले 1986 में आया एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है। उसके बाद 2006 में एक नोटिफिकेशन जारी किया गया जहां पे प्रायर एनवायरमेंटल क्लियरेंस को मैंडेटरी करने की बात हुई, बट इट वाज जस्ट अ नोटिफिकेशन, तो वो उतना ज्यादा बाइंडिंग इफेक्ट नहीं था। 17 में एक एग्जीक्यूटिव ऐसा ऑर्डर आया जिसमें जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने एक फर्स्ट वायलेशन विंडो प्रोवाइड किया। इस फर्स्ट वायलेशन विंडो से ये मानना है कि इफ देर इज वन वन स्ट्राइक, टू स्ट्राइक, वैसा टाइप का ये एक सिस्टम है। 2021 की अगर बात करें तो अगेन देयर वाज अनदर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, ठीक है, जिसमें स्टैंडर्ड ऑपरेशनल प्रोसीजर को लेकर के कुछ वायलेशंस में एक्सटेंशन किए गए, यानी कि कुछ हद तक ऐसे कुछ वायलेशंस थे जिनमें एक्सटेंड कर दिया गया, ये कहते हुए कि दिस दिस माने टिल दिस इट इज ओके, टिल दैट इट इज नॉट। तो एक प्रॉपर फ्रेमवर्क तो नहीं था इसमें, बट देयर वाज समथिंग। वही अगर हम लोग 2024 में देखें तो इसी वर्डिक्ट, ये जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है, इसको लेकर के चैलेंजिंग हुई, जिसमें अल्ट्रा वायरस द एक्ट, जिसमें ये जो पूरा एक्ट है इसमें यही बोला गया कि ये जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है ये उतना जो वॉयलेशन को लेकर के एक मतभेद बना रहा है वो सही नहीं है। एंड फाइनली जो वर्डिक्ट आया जिसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं, उसमें ये जो पूरा ये वाला जो ऑर्डर था और ये वाला जो ऑर्डर था, इस दोनों को स्ट्रक डाउन कर दिया गया। और ये वाला जो पूरा दिस द जिसमें इसको मैंडेट कर दिया गया, वो चीज के ऊपर इसको अब प्रॉपर तरीके से बाइंडिंग कर दिया गया है, मैंडेटरी बना दी गई है। नाउ इफ यू सी द 6 की डायरेक्शन ऑफ द कोर्ट, यानी कि कोर्ट ने बेसिकली क्या क्या प्रोविजंस दिए, तो सबसे पहले प्रायर एनवायरमेंट क्लियरेंस मैंडेट। दूसरा अगर देखें तो नो रेगुलराइजेशन, आप जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही समझाया, पैसे दे करके दे वुड वट एवर इट इज। सो यस, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जगह पे लेजिस्लेटिव अगर कोई लॉ है, स्टैट्यूटरी अगर कोई लॉ है, तो उसको ज्यादा वेटेज दी जाएगी, ठीक है। सेक्शन 3 को इंटैक्ट रखा गया, जिसमें सेंटर जो है वो
एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर के कोई भी लेजिस्लेटिव पावर अपना एक्सरसाइज कर सकती है, बट वही अगर एग्जीक्यूटिव एक्सरसाइज करने जाएगी तो वो कहीं ना कहीं नॉन बाइंडिंग और इसको उतना वेटेज नहीं दिया जाएगा। नो ऑटो डेमोलिशन, यानी कि ओवरऑल जितने भी इंडस्ट्रीज हैं, उन्होंने अगर किसी ने भी एनवायरमेंटल क्लियरेंस अगर नहीं उनका हो पाया है, तो केस टू केस इसको एग्जामिन किया जाएगा। ओवरऑल सब चीज को शट डाउन करने का ऑर्डर नहीं दिया जाएगा। इसका मेजर रीजन यही है कि ऐसे भी कुछ इंडस्ट्रीज हैं जो हमारे डे टू डे लाइफ के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, पब्लिक ट्रस्ट के लिए बहुत ही ज्यादा, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसीलिए केस टू केस एग्जामिन किया जाएगा और उसके बाद कोई भी जजमेंट दी जाएगी। नो वायलेशन रेगुलराइज, यानी परमानेंट शॉर्टकट विंडो जो भी था कि एक एक शॉर्टकट दैट इफ यू पे एंड आपका आप यू कैन रेगुलेट एंड यू कैन वर्क एज यू वर्क, तो वो चीज को लेकर के भी एक वायलेशन, यानी कि देर इज नो परमानेंट शॉर्टकट, आपको प्रॉपर रूल्स फॉलो करने ही पड़ेंगे। कोर्ट्स बैलेंस स्ट्रक डाउन एंड प्रिजर्व, अभी हमने बात किया क्या क्या स्ट्रक डाउन किया। पोस्ट फैक्टो यानी रेट्रोस्पेक्टिव वे में कि पुराने जितने भी अगर कितने भी कोई इंडस्ट्रीज हैं जिनका क्लियरेंस नहीं हुआ है, उनको लेकर के है। एग्जीक्यूटिव जितना भी नोटिफिकेशंस होंगे, ऑर्डर्स होंगे, उनको स्ट्रक डाउन कर दिया गया है। ये सब हम लोग देख सकते हैं। प्रिजर्व में भी हम लोग ने देख लिया कि स्टैट्यूटरी नोटिफिकेशन है, मैंडेटरी प्रायर क्लियरेंस है, इस चीज को प्रिजर्व किया गया है। वन टाइम पब्लिक इंटरेस्ट स्कीम को भी देखा गया है, और रूल ऑफ लॉ ओवर कन्वीनियंस इसका मेजर प्रिंसिपल है, यानी कि रूल ऑफ लॉ, जो लॉज एंड रेगुलेशंस होंगे उन्हीं को फॉलो करना पड़ेगा, किसी के भी कन्वीनियंस के हिसाब से कोई भी रूल एंड रेगुलेशन बेंड नहीं होने वाला। सेफगार्ड्स ऑफ एनी फ्यूचर स्कीम, आप देख सकते हो कि क्या क्या सेफगार्ड प्रोवाइड है फॉर एनी फ्यूचर स्कीम। तो वन टाइम ओनली, ये जो रेगुलराइजेशन रूटीन है, नो रेकरिंग, यानी कि इसको रिपीटेटिवली यूज नहीं किया जा रहा है। स्टैट्यूटरी बेसिस प्रॉपरली प्रोवाइडेड है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के थ्रू। डैमेज ऑडिट की अगर बात करें तो फुल एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट को देख सकते हैं हम लोग, ठीक है। रेमिडिएशन को अगर देखें तो इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन इज मैंडेटरी, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये वर्डिक्ट का दो ही मेन पार्ट है, एक पार्ट ये है कि रूल ऑफ लॉ इज मोर इंपॉर्टेंट देन कन्वीनियंस, एंड दूसरा बात ये है कि रिस्टोरेशन इज मैंडेटरी। कॉम्पनसेशन, पल्यूटर्स को जितने भी कॉम्पनसेशन देने हैं उस चीज को लेकर के और स्ट्रिक्ट रेगुलेशन बनाने की बात हो रही है, और स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग करने की भी बात हो रही है, ठीक है। नाउ इम्प्लीकेशंस फॉर स्टेक होल्डर्स, इसमें जो प्रोजेक्ट के जो प्रोपोनेंट्स होंगे उनका जो भी अगर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स को लेकर के जितने भी नोटिफिकेशन जारी किए गए थे वो कैंसिल हो गए हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो वो स्टैट्यूटरी स्कीम पे ही बेस रह जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी नहीं कर सकता। इंडस्ट्री की अगर बात करें तो अनसर्टिनिटी ऑन पेंडिंग वायलेशन केसेस, जितने भी पेंडिंग वायलेशन केसेस हैं अनसर्टिनिटी उनमें देखा जा रहा है, ठीक है। एनवायरनमेंट की अगर बात करें तो प्रायर एनवायरमेंटल क्लियरेंस की बहुत ही ज्यादा जरूरी वाला प्रिंसिपल है यहाँ पे। स्टेट बोर्ड्स जो स्टेक होल्डर्स हैं स्टेट बोर्ड्स के, उसमें हाई एनफोर्समेंट बर्डन एक्सपेक्टेड किया जा रहा है, क्योंकि बेसिकली जब भी इम्प्लीमेंटेशन की बात होती है तो स्टेट्स आर द मेजर स्टेक होल्डर्स एट दैट मोमेंट। जुडिशरी की बात करें तो जो भी ऑर्डर्स थे और नोटिफिकेशंस थे के जगह पे अब जुडिशरी विल हैव अ वेटेज। कंसर्न्स एंड क्रिटिसिज्म, अब ये पूरा नोटिफिकेशन जारी तो कर दिया गया, और इस पूरे वर्डिक्ट के बाद भी हमें बहुत चीज पता चल गई कि क्या है क्या नहीं है, बट इसमें कुछ ऐसे क्रिटिसिज्म्स भी हैं जो आ रहे हैं। सबसे पहला लीगैलिटी लिम्बो, यानी कि जो पेंडिंग वायलेशन है उसको लेकर के कोई प्रॉपर पाथवे प्रोवाइड नहीं किया गया, बस ये कह दिया गया कि केस टू केस देखा जाएगा, बट एक प्रॉपर फ्रेमवर्क, एक रोड वे कुछ नहीं बताया गया है। संक यानी कि कॉस्ट इन्वेस्टमेंट में लॉसेस देखने को भी मिल सकते हैं फॉर नियर
कंप्लेन यूनिट, यानी कि एक छोटा से छोटा कंप्लेंट के वजह से और स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस के वजह से इन्वेस्टमेंट जो हैं वो भी घट सकते हैं। एनफोर्समेंट गैप देखने को मिल रहा है कि बेसिकली आप देख सकते हो कि स्टेट बोर्ड्स जो है वो अंडर स्टाफ्ड है, उनमें प्रॉपर ऐसे स्टाफ्स नहीं हैं, प्लस एक एनफोर्समेंट गैप देखने को मिल रहा है। ठीक है। लाइवलीहुड रिस्क, जो भी उन इंडस्ट्रीज में काम करते हैं जिनका अगर केस टू केस जो भी बातें होने वाली हैं, उस वजह से जो एम्प्लॉयमेंट है वो भी घटते हुए हमें दिख सकता है। और फाइनली सॉरी और फाइनली फाइनली री लिटिगेशन का भी हम देख सकते हैं, जिसमें जो फ्रेश स्कीम में फेस फ्रेश चैलेंजेस, ये नया पूरा जो वर्डिक्ट आया है इसमें बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस भी देखने को मिल सकते हैं। और फेडरल फ्रिक्शन तो इज वेरी वेरी कॉमन whenever there is the point of स्टेट क्लियरेंस और सेंटर को लेकर के जितने भी मतभेद हैं उनको लेकर के देखने को मिल जाता है। वे फॉरवर्ड की अगर हम बात करें तो जो रेगुलेटरी है उसका जो पूरा रास्ता है वो थोड़ा सा हम लोग को थोड़ा सा क्लियर नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो उसमें हमें एक फ्रेश नोटिफिकेशन जारी करना चाहिए जहाँ पे प्रॉपर प्रोविजंस प्रोवाइडेड हो। ये वेग वेग जो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं इस पे एक प्रॉपर एक फ्रेश नोटिफिकेशन हो। स्ट्रेंथन अप्रेजल एंड पब्लिक हियरिंग, यानी कि जो बेसिकली EIA है, ओके तो उसमें हमें देखने को मिल रहा है कि जो अथॉरिटीज है उनमें हमें डिस्कशन और डिलिबरेशंस एंड कोऑपरेशंस को स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। डिजिटल ट्रैकिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी मतभेद होता है उसको लेकर के ट्रिब्यूनल यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का फास्ट टैग कोर्ट्स होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ताकि जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स हो उसको जल्द से जल्द फिल और फिक्स किया जा सके। पॉल्यूटर्स पेज, यानी कि एनफोर्स रिस्टोरेशन एंड पेनल्टीज। एनवायरमेंट डिग्रेडेशन के वजह से बहुत सारी ऐसी चीजें हो रही हैं, एंड इसी एनवायरमेंट डिग्रेडेशन के वजह से ही हमें ये भी देखने को मिल रहा है कि पीपल आर जस्ट पेइंग एंड गेटिंग देयर वे अवे। ऐसा नहीं होना चाहिए ना, दे शुड बी अ प्रॉपर रेगुलेशन, देयर शुड बी प्रॉपर पनिशमेंट्स, वो चीज को भी इंश्योर करना। और कैपेसिटी बिल्डिंग को भी इंश्योर करना, जैसे जो भी पोल्यूशन बोर्ड्स हो गए या फिर स्टेट बोर्ड्स हो गए उनको भी स्ट्रेंथन करना, ताकि ये जो एनफोर्समेंट है वो और अच्छे से इंश्योर हो सके। नाउ देर इज अ वन मेंस क्वेश्चन, प्लीज गिव इट अ लुक एंड बताइए कि आप क्या क्या पॉइंट्स इसमें ऐड कर सकते हैं, आपका क्या क्या पॉइंट्स होगा। एंड अगर आपको कोई भी बात डिस्कस करनी है आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और क्लाइमेट वर्कफोर्स के बारे में बात करते हैं, क्लाइमेट हेल्थ वर्कफोर्स के बारे में बात करते हैं, जहाँ पे क्लाइमेट रेजिलियंस एंड हेल्थ वर्कर्स जो हैं वो कैसे कैसे बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं ड्यूरिंग क्लाइमेट चेंज और उनसे रिलेटेड डिजास्टर्स को लेकर के। ठीक है, तो सबसे पहले कोलकाता और असम में जो अभी रिसेंट फ्लड्स आए हैं उस वजह से जो क्लाइमेट हेल्थ गैप्स हमें देखने को मिल रहे हैं। बेसिकली क्या होता है कि जब भी कोई भी क्लाइमेट चेंज होती है उसका इफेक्ट डिजास्टर्स वे में हमारे सामने आता है, और जब भी वो डिजास्टर्स वे में हमारे सामने आता है तो हमें बहुत ही क्लियरली पता चल जाता है कि किस तरीके से देर इज अ क्लाइमेट हेल्थ गैप, जहाँ पे हम लोग उस चीज को टैकल और एड्रेस प्रॉपरली नहीं कर पाते हैं, हेल्थ केयर फैसिलिटीज नहीं प्रोवाइड कर पाते हैं। अंडर स्कोरिंग नीड ऑफ इंडस्ट्रियलाइज पब्लिक हेल्थ वर्कफोर्स ट्रेनिंग एंड रेजिलियंस, कोऑर्डिनेटेड डिजास्टर रिस्पॉन्स, यानी डिजास्टर को लेकर के जो रिस्पॉन्स है वो हेल्थ केयर से बहुत ही ज्यादा जुड़ा हुआ है। अब अगर आप ये पूरा एक फ्लो चार्ट देखें तो इसमें बेसिकली वर्कफोर्स काम कैसे करता है कि सबसे पहले क्लाइमेट डिजास्टर आया, फ्लड्स हो गए, हीट वेव्स हो गए, ये सब ऐसे कुछ आए, एंड उस वजह से जो हेल्थ वर्कर्स हैं इन पे सबसे ज्यादा बर्डन पड़ जाता है, और इन पे बर्डन पड़ने की वजह से यही सबसे ज्यादा प्रोएक्टिव वे में काम करते हैं। ठीक है, एंड उसके बाद क्राइसिस को अवॉइड किया जाता है, क्राइसिस को एड्रेस किया जाता है। ठीक है, तो बेसिकली इसका यही मतलब है कि जो वर्क फोर्स है वो नेचुरल डिजास्टर को प्रिवेंट करने में बहुत ही बड़ा हाथ रखता है, और बिकमिंग अ प्रोलॉन्ग पब्लिक हेल्थ क्राइसिस, जो पब्लिक हेल्थ क्राइसिस अभी हम लोग को रिसेंट कुछ मंथ्स एंड ईयर्स से देखने को मिल रहा है, उस चीज को एड्रेस करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है।
आप देख सकते हो कि अगर देर इज फॉर 1,000 इंडियंस देर इज ओनली 0.9 डॉक्टर्स, यानी डॉक्टर्स की जो नंबर्स हैं वो इंडिया में बहुत ही ज्यादा कम है, जो एक्चुअली में WHO के नॉर्म्स के कम देखे जा रहे हैं। वही अगर हम लोग ग्लोबल देखें कि कितने तरीके से हम लोग क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में हैं, वी आर ऑन द 7th वन। स्पेशलाइज्ड बेस्ड इन अर्बन एरियाज अगर देखा जाए तो 80% है, और स्टेट विथ हीट एक्शन प्लान वी कैन सी, इसका हम लोग कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे। तो ये बेसिकली रियलिटी है कि इंडिया का जो क्लाइमेट हेल्थ रियलिटी है, यानी कि जो हेल्थ फोर्स है वो इस जो क्लाइमेट चेंज को लेकर के, डिजास्टर को लेकर के रेडी नहीं है। 6 रोल्स फॉर वर्क फोर्स अगर हम लोग देखें, सबसे पहले इमरजेंसी केयर प्रोवाइड होनी चाहिए, सर्वेलेंस प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए ताकि हम लोग एवर रेडी रहें जब भी कोई ऐसा डिजास्ट्रस आउटकम आता है। वाटर टेस्टिंग अगर देखा जाए तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, वाटर कंटामिनेशन के पॉइंट को लेकर के, जिसमें बहुत ही ज्यादा हेल्थ की इश्यूज देखने को मिल सकती है। ठीक है। कम्युनिटी रीच, ये सिर्फ एक गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होनी चाहिए, कम्युनिटी की भी इन्वॉल्वमेंट इसमें देखी जानी चाहिए। कोऑर्डिनेशन प्रॉपरली हेल्थ केयर को लेकर के और सिविल डेप्स को लेकर के एड्रेस होना चाहिए, एंड जो जितने भी हेल्थ केयर के जितने भी वर्कर्स हैं उनको प्रॉपर तरीके से इसमें कोऑर्डिनेट इंश्योर करना चाहिए, और पोस्ट ट्रॉमा ऑफ द डिजास्टर को भी एड्रेस करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है ना। फ्रैगमेंटेड ट्रेनिंग को अगर हम लोग कंपेयर करें रूटीन प्रैक्टिस से, क्योंकि इस पूरे जो आर्टिकल में इस चीज पे बहुत ही वेटेज दिया गया है कि रूटीन प्रैक्टिसेस होने चाहिए। जो फ्रैगमेंटेड ट्रेनिंग हो रहे हैं, ये ट्रेनिंग होते हैं और एक पॉइंट ऑफ में आकर के दे एंड, उनकी जो पूरी ट्रेनिंग प्रोजेक्ट मैंने दे आर नॉट इन अ प्रैक्टिस्ड वे। बट अगर आप इंस्टीट्यूशनलाइज देखो तो इसमें प्री सर्विस, इन सर्विस, सुपरविजन और प्रैक्टिस, यानी हर लेवल के लोग जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, जो नॉन वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, जो स्टडी कर रहे हैं इस पूरे सब्जेक्ट को, इन सब का ट्रेनिंग एक पूरे फ्लो में होना चाहिए ताकि प्रैक्टिस बरकरार रहे और इस जब भी ये डिजास्टर है इसको तुरंत तरीके से काउंटर किया जा सके ना। कॉम्पिटेंस पिरामिड अगर देखो तो सबसे पहले आप देख सकते हो कि इसका बेस ही है एजुकेशनल MBBS। फिर प्री सर्विस में आता है कि किस तरीके से क्लाइमेट मॉड्यूल इन हेल्थ डिग्री। इन सर्विस अगर बात करें तो इस ट्रेनिंग को कंटिन्यू करते हुए जो फ्रेशीज हैं उनको भी ट्रेन किया जाता है, और सुपरवाइजर्स को भी कंटिन्यूस प्रैक्टिस में रखा जाता है। और फाइनली लीडरशिप में आप देख सकते हो कि किस तरीके से दिस इज द कॉम्पिटेंस पिरामिड। नाउ स्टेट इनिशिएटिव द ब्राइट स्पॉट्स अगर देखा जाए तो यू कैन से कि केरला जो है वो फ्लड्स को लेकर के इट हैज अ हेल्थ इंटीग्रेटेड विथ फ्लड रिस्पॉन्स, यानी कि हम पहले क्या कर रहे थे कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स थे, कहीं डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है, कहीं फ्लड, कहीं हेल्थ डिपार्टमेंट है, तो ये दो अलग मिनिस्ट्रीज भी हैं। तो उनको इंटीग्रेट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अहमदाबाद में आप देख सकते हो हीट वेव्स को लेके एक एक्शन प्लान फॉर्म किया गया और इंडिया का पहला ऐसा सिटी है जिसने ये किया है। उड़ीसा की अगर बात करें तो आप देख सकते हो कि इट्स ऑन कोस्टल एरियाज एंड साइक्लोन्स को लेकर के एक प्रिपेयर्डनेस हेल्थ प्रोफेशनल्स में इंश्योर करने की बात हो रही है। तमिलनाडु में अगेन हीट वेव्स एक्शन ऑपरेशनल है अभी। और अगर हम लोग नेशनल प्रोग्राम ऑन क्लाइमेट चेंज और ह्यूमन हेल्थ की बात करें तो ये पूरा 2019 में हुआ और नेशनल स्कोप को दर्शाता है ये। 23+ स्टेट में हीट एक्शन प्लान को जारी कर दिया गया। तो हम देख सकते हैं कि कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जिन्होंने इंडिविजुअली इस चीज को किया है, बट हमें इसे यूनिफॉर्मिटी इंश्योर करना बहुत जरूरी है ना। अगर आप चैलेंजेस मेन देखो, ठीक है, इंटरनली एक्सटर्नली अगर देखो, सबसे बड़ा चैलेंज इस चीज को एग्जीक्यूट करने में यह आता है कि वर्कफोर्स शॉर्टेज हमें देखने को मिल रहा है। कहाँ द नॉर्म इज की वन डॉक्टर शुड बी फॉर 1,000 ऑफ पीपल, बट हमारे यहाँ 0.9 ही है ना। तो वो टारगेट नहीं है, हमारे पास कम हेल्थ वर्क पीपल है। 80% ऑफ स्पेशलिस्ट जो है वो अर्बन एरियाज में ही सीमित है, रूरल एरियाज को बहुत प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं हो पा रही है।
वीक क्लाइमेट हेल्थ सर्वेलेंस, हम देख सकते हैं कि क्लाइमेट हेल्थ सर्वेलेंस के वीक होने की वजह से भी बहुत बार हम डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं कि कब ऐसा कुछ डिजास्टर आने वाला है। और अगर हम लोग इन दो मिनिस्ट्रीज की बात करें, हाउस एंड फैमिली वेलफेयर और एनवायरनमेंट, इनके बीच में भी हमें एक गैप देखने को मिल जाता है। बर्नआउट आफ्टर डिजास्टर डिप्लॉयमेंट भी देखने को मिल जाता है। ठीक है। अब एक्सटर्नली अगर देखें तो फ्लड्स और साइक्लोन के फ्रीक्वेंसी को बढ़ते हुए देखा जा रहा है। हीट वेव्स भी उतने ही तादाद में रेगुलस होते चला जा रहा है। और जो वेक्टर बॉर्न डिजीजेस हैं वो भी बहुत ही ज्यादा नंबर पे बढ़ते जा रही है। वाटर कंटेमिनेशन देखने को मिल रहा है, आप फ्लड से इसको रिलेट कर सकते हो। ठीक है। और डोनर साइकिल डिसरप्ट ट्रेनिंग कंटिन्यूटी, यानी कि प्रॉपर ट्रेनिंग ना होने की वजह से एक डिसरप्शन देखने को मिल जाता है। अगर आप एक रोड मैप फॉरवर्ड के लिए देखें तो बहुत ही ज्यादा जरूरी करिकुलम बनाना है, कि प्रॉपर ऐसे करिकुलम होने चाहिए जो कि स्किल मिसमैच को एड्रेस कर सके। वही अगर हम लोग ट्रेनिंग की बात करें तो हर लेवल पे ट्रेनिंग प्रोवाइड होनी चाहिए, ताकि जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं वो कंटिन्यूसली प्रैक्टिस में रहें। कन्वर्जेंस अगर देखें तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अलग अलग गोल्स को कन्वर्ज करने की होनी चाहिए। एक रेजिलियंस, फाइनेंसिंग प्रॉपर होना चाहिए, अभी क्लाइमेट चेंज के वजह से प्रॉपर बजटिंग होनी चाहिए, क्लाइमेट हेल्थ बजट होना चाहिए। और इसी चीज को डिजिटलाइज और सर्वेलेंस को इंश्योर करने के लिए देर इज अ रोड मैप फॉरवर्ड। नाउ दिस इज वन मेन क्वेश्चन, इसको आप देखें और आप देखिए कि अगर आप इसको सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं। आगे बढ़ते हैं ये जानते हुए कि नेक्स्ट टॉपिक फॉर द डे इज MMDR अमेंडमेंट एक्ट, यानी कि माइनिंग एंड मिनरल्स रिस्टोरे मैंने एक्सट्रैक्ट करने के लिए अमेंडमेंट को लेकर के कुछ ऐसे प्रोविजंस किए गए हैं, एंड स्टेट के ऊपर क्या क्या असर पड़ सकता है इस चीज को लेके। सबसे पहले माइनिंग एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट के तहत ही हमें पता है कि 1957 में ये एक्ट आया था। अगर हम लोग देखें तो इसको बहुत बार अमेंड किया गया है, ताकि माइनिंग जो गवर्नेंस है इसको मॉडर्नाइज किया जा सके, अभी के दौर के हिसाब से उसको ऑल्टर किया जा सके। पर्पस अगर देखें तो प्रॉपर जो एक्सप्लोरेशन है, माइनिंग्स एंड डेवलपमेंट ऑफ मिनरल्स है, इसको अच्छी तरीके से रेगुलेट किया जा सके। प्रॉपर इसका अगर फोकस हम देखें तो इज रिलेटेड टू ट्रांसपेरेंसी, सस्टेनेबल माइनिंग एंड प्रॉपर माइनिंग यूटिलाइजेशन को लेकर के इसका मेन फोकस है। फ्रेमवर्क अगर हम देखें तो डिफाइंस द रोल ऑफ सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट इन मिनरल रेगुलेशन, यानी कि जो अभी सेंटर और स्टेट को अलग अलग रेगुलेट करते थे, अब इस अमेंडमेंट में हमें ये भी देखने को मिल रहा है कि देर इज अ प्रॉपर यूनिफॉर्मिटी, ये भी हम आगे देखेंगे। सिग्निफिकेंस अगर देखें, जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट्स हो रहे हैं और माइनिंग सिक्योरिटी जो हो रही है, इसको एक लीगैलिटी बैकअप की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। इसीलिए लीगल फाउंडेशन को प्रोवाइड करता है फॉर माइनिंग सिक्योरिटी एंड फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। नीड फॉर रिफॉर्म, रिफॉर्म करने की जरूरत क्यों है? क्योंकि सबसे पहले जो लेवीज थे वो बहुत ही ज्यादा, यानी जो लेवीज है ना, तो लेवीज जो थे वो बहुत ही ज्यादा नंबर्स पे थे, जिसके वजह से जो प्राइस थी वो बहुत ही ज्यादा कॉस्टली बनते चली जाई थी, यानी माइनिंग कॉस्ट बहुत ही ज्यादा इंक्रीज होते चली जाई थी। हाई कॉस्ट एंड ऑफ क्रिटिकल क्रिटिकल मिनरल्स अगर हम देखें तो क्रिटिकल मिनरल्स अभी बहुत ही कम तादाद में है और उनका डिमांड बहुत ज्यादा है। तो इस वजह से भी हाई कॉस्ट हमें देखने को मिल जाता है, जहाँ पे मिनरल सिक्योरिटी एक इन्फ्रिंज होते हुए दिखती है। वही अगर हम लोग इंपोर्ट डिपेंडेंसी की बात करें तो इंडिया बहुत ही ज्यादा इंपोर्ट डिपेंडेंट है, एंड इट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। डिफरेंट स्टेट टैक्सेस, अलग अलग स्टेट अलग अलग टैक्सेस इम्पोज करते हैं, जिसके वजह से बहुत ही ज्यादा फ्रैगमेंटेशन इन द प्राइस ऑफ मिनरल्स भी देखने को मिलती है, जिसमें इन्वेस्टमेंट्स में एक फ्लक्चुएशन देखने को भी मिल जाता है। हायर इनपुट कॉस्ट, यानी माइनिंग और मिनरल्स के एक्सट्रैक्शन को लेकर के एक हम लोग को हाई इनपुट कॉस्ट भी देखने को मिल रहा है। एंड माइन क्लोजर अगर देखा जाए तो एम्प्लॉयमेंट लॉसेस भी हमें देखने को मिलती हैं जब भी कोई भी माइनिंग एक्टिविटी बंद होता है। और अनसर्टेन टैक्सेशन तो हम जानते हैं कि पहले तो स्टेट लीव ही करता है, उसके बाद लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को भी डिस्करेज करता है, जो मैंने आपको इस पॉइंट में बताया।
अगर मेजर प्रोविजंस देखें इस अमेंडमेंट का, तो सबसे पहले न्यू सेक्शन 9D इस बात को दर्शाता है कि नाउ स्टेट कैन नॉट इम्पोज फ्रेश टैक्स, ठीक है, और ऑन मिनरल राइट्स और मिनरल बेरिंग लैंड्स। अगर हम लोग पास लेवीज की बात करें, जितने भी अनपेड और पेंडिंग लेवीज हैं, उन सबको खारिज कर दिया गया है, ये रेट्रोस्पेक्टिव वे में नहीं किया गया है। एंड अभी न्यू रेगुलेशंस की वजह से कुछ न्यू न्यू प्रोविजंस भी आएंगे। सेंट्रल रूल मेकिंग पावर, यानी कि जो थोड़ा ऑटोनॉमी स्टेट को लेके था, अब ये जो अमेंडमेंट है इसके थ्रू हमें ये भी देखने को मिल रहा है कि सेंटर का एक हैवीनेस और एक रूल मेकिंग पावर देखने को मिल रहा है। माइनर मिनरल्स जो भी थे वो अभी भी स्टेट के कंट्रोल में है, और जो स्टेट का रेवेन्यू प्रोटेक्टेड है, यानी कि रेवेन्यू, स्टेट का जो रेवेन्यू है उस चीज को भी प्रोटेक्ट करके रखा गया है। ठीक है, नाउ आप देख सकते हो बिफोर एंड आफ्टर अमेंडमेंट। सबसे पहले वही था, लेवीज बहुत ज्यादा थे, अब एक यूनिफॉर्मिटी देखने को मिल जाती है। स्टेट जो नया नया लेवी कर सकता था, अब वो सेंटर के बीच में आ गया। ये पूरा आप देख सकते हो कि किस तरीके से सेंटर के हाथ में एक यूनिफॉर्मिटी आ गई है। ठीक है, कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस प्रोवाइड किया गया है, जो हमने बात की। इन्वेस्टमेंट को ज्यादा ज्यादा बढ़ावा देने की बात हो रही है, और जो क्रिटिकली मिनरल्स वायबिलिटीज है उसको इम्प्रूव करने की भी बात हो रही है। स्टेट का थोड़ा सा पावर कम होते हुए यहाँ पे दिख रहा है। और लेकिन अगर बात करें हम लोग स्टेट रेवेन्यू और माइनर मिनरल्स को लेकर के, तो स्टेट का अभी भी पावर बरकरार है। रीसेंट अचीवमेंट अगर हम देखें, तो दीज आर सम ऑफ द डेटाज जो आप देख सकते हो। रिकॉर्ड प्रोडक्शन आयरन ओर 313 MT, आप देख सकते हो कितना ज्यादा माइनिंग हो रहा है इंडिया में। एंड उस चीज को लेकर के जैसे 212 मेजर मिनरल ब्लॉक्स हो गए, क्रिटिकल मिनरल्स जो हैं वो अभी उसका एक स्कीम लॉन्च हुआ है, एंड इट इज नाउ प्रॉपरली आउटलेइंग। रिसाइकलिंग प्रोवाइड किया जा रहा है व्हेन इट कम्स टू माइनिंग, प्रॉपर एक्सप्लोरेशंस हो रहे हैं, ओवरसीज सोर्सिंग हो रही है, और डिजिटलाइजेशन को इंश्योर किया जा रहा है। ठीक है, नाउ देर इज वन क्वेश्चन, अगर आप इसको देखें, आप इसको ट्राई करें सॉल्व करने का। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट होता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम आपको आप इस चीज को हम लोग केटर करेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर बेसिकली 1 और 3 है। अगर आपको कोई भी डाउट है आप हमें बता सकते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सम ऑफ द प्रीलिम्स फोकस टॉपिक्स, जो हम लोग हर मॉड्यूल के लास्ट में करते हैं। सबसे पहला टॉपिक इज रिलेटेड टू द ओल्डेस्ट डायरेक्टली डेटेड ट्रेसेस ऑफ माइक्रोबियल लाइफ। इंडिया रॉक यील्ड ओल्डेस्ट डायरेक्टली डेटेड ट्रांस ऑफ माइक्रोबियल लाइफ। माइक्रोबियल लाइफ में हम लोग को एक ओल्डेस्ट डेटेड मिला है। ओके, इसका डिस्कवरी अगर देखा जाए तो बेसिकली सिंगभूम क्रेटन, यानी कि झारखंड उड़ीसा बेल्ट में है। रॉक रॉक फ्रॉम बेतारदारी, दीज आर सम ऑफ द प्लेसेस जिसका नाम आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये फैक्चुअल आ सकता है कि सिंगबोंग क्रेटन, ये सब। ठीक है, एज अगर देखा जाए इस पूरे ओल्ड माइक्रोबियल लाइफ का, तो इट्स एक्चुअली 3.47 बिलियन ईयर्स। एंड इसका प्रॉपर डेटेड यूजिंग इज जिरकॉन क्रिस्टल्स। जिरकॉन क्रिस्टल्स में इसका मेजर यूज देखने को मिलता है। एविडेंस की अगर बात करें तो कार्बन आइसोट्रोप्स और डिग्रेडेड ऑर्गेनिक मैटर कन्फर्म बायो सिग्नेचर, ये कुछ टेक्नोलॉजीज है जो यूज किए गए हैं, जैसे कार्बन आइसोटोप्स हो गए, डिग्रेडेड ऑर्गेनिक मैटर को लेकर के एक बायो सिग्नेचर प्रॉपरली किया गया है। सिग्निफिकेंस की अगर हम बात करें तो ये ओल्डेस्ट डायरेक्टली डेटेड रॉक है जो कि माइक्रोबियल लाइफ को कंफर्म करता है। ठीक है, इसमें ये सजेस्ट किया जा रहा है कि लाइफ जो है वो अर्थ के फॉर्मेशन से बहुत ही ज्यादा पहले बना था। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कवरी रिगार्डिंग, क्योंकि हम अपने एनसीईआरटी बुक्स एंड टेक्स्ट बुक्स में यही पढ़ते हैं कि पहले अर्थ फॉर्मेशन हुआ, उसके बाद फिर लाइफ फॉर्मेशन हुआ। लेकिन इस एविडेंस के वजह से
हमें इसके डेटिंग को लेकर के वी कैन एक्चुअली एक अंदाजा हम लगा सकते हैं कि ये अर्थ के फॉर्मेशन से पहले बना था। यू कैन सी द पिक्चर ओवर हियर। नाउ द सेकंड टॉपिक, एट ब्रिक्स यूथ एनर्जी समिट जो अभी होने वाला था, ठीक है। यूथ समिट जो कि 2026 में हुआ, फोकसेस ऑन यूथ लेड एनर्जी इनोवेशन। यूथ को भी बहुत ही ज्यादा बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है, ताकि जो जितने भी अगर ऐसे कुछ यूथ हैं जो बहुत ही ज्यादा मिसगाइडेड है, उनको भी हम यूज कर सकें। क्योंकि अभी इंडिया और ऐसे बहुत सारे मैं बता दूं कि यूथ फोकस इसीलिए भी है क्योंकि डेमोग्राफिक डिविडेंड का एक गैप में, एक विंडो में इंडिया है अभी। एंड सबसे ज्यादा फोकस और इकोनॉमिक ग्रोथ इंश्योर तभी हो सकता है जब ये यूथ को हम लोग प्रॉपरली प्रोडक्टिविटी इंश्योर कर सकें। टीम की अगर बात करें तो बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी, एनर्जी फॉर ऑल। एनर्जी जो सिक्योरिटी है उसको इंश्योर किया जाए। पार्टिसिपेंट्स की अगर बात करें तो 100+ यूथ एनर्जी प्रोफेशनल्स, पॉलिसी मेकर्स, एकेडमिक्स, ब्रिक्स एंड ऐसे बहुत सारे ऐसे पार्टिसिपेंट्स हैं जो इस चीज को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं। फोकस की अगर बात करें तो एनर्जी सिक्योरिटी, सस्टेनेबिलिटी, एक्सेस एंड इक्विटी, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, ये ऐसे कुछ मेजर फोकस हैं। और इंडिया का रोल अगर देखा जाए तो पीएम कुसुम, पीएम सूर्य घर और ऐसे बहुत सारे शांति एक्ट और ऐसे बहुत सारे स्कीम्स हैं जो इंडिया फोकस कर रहा है ताकि इंडिया अपने एनर्जी सिक्योरिटी के तरफ एक अच्छे वे में आगे बढ़ सके। सी अगर हम लोग बात करें, देर इज अ बोन इम्प्लांट। रिसेंटली आईआईटी मंडी डिस्कवर्ड हाइड्रोक्साइफेटाइट सर्विस surface to fight infection and aid bone इंटीग्रेशन। तो हम देख सकते हैं कि इट इज रिलेटेड टू की एयर इंजेक्ट एड एयर इंटीग्रेशन यानी कि फाइट इन्फेक्शन। ओके। इनोवेशन की अगर हम बात करें तो बायो इंस्पायर्ड कोटिंग विथ हाइड्रोक्सीपेटाइट नीडल्स क्लस्टर रिजेंबलिंग सी अर्चिन्स, ठीक है। प्रोसेस की अगर बात करें तो देयर आर टू प्रोसेसेस जिसके वजह से ये हो सकता है। पहला है अल्कलाइन एक्टिवेशन ऑफ 3D प्रिंटेड PLA स्कैनफोर्ड एंड दूसरा है हाइड्रोथर्मल ट्रीटमेंट एट 90 डिग्री सेल्सियस। इसका बेनिफिट्स क्या है? इसका बेनिफिट्स ये है कि इसको मैकेनिकली बैक्टीरिया को डिसरप्ट कर सकते हैं और जो बायोफिल्म्स है और जितने भी प्रॉब्लम्स हैं हेल्थ केयर को लेकर के उस चीज़ को इंश्योर कर सकता है। एनहांस बोन बॉन्डिंग विथ बायोडिग्रेडेबल पॉलीलैक्टिक एसिड, पॉलीलैक्टिक एसिड को प्रॉपरली बोन के बॉन्डिंग के लिए इंश्योर किया जा सकता है। एप्लीकेशन की अगर बात करें तो यूजफुल फॉर ऑर्थोपेडिक, डेंटल इम्प्लांटमेंट, बायोमेडिकल, यानी ये बोन्स को और ज़्यादा ताकत बना देता है और ऑर्थोपेडिक, डेंटल इम्प्लांटमेंट और जितने भी बोन से रिलेटेड जितने भी ट्रीटमेंट्स हैं उन सब में एक पॉजिटिव आउटकम दे सकता है। सिग्निफिकेंस कंबाइन 3D प्रिंटिंग एंड बायोमिमिक्री फॉर एडवांस्ड, यानी कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आप देख सकते हो, ठीक है। और इन्फेक्शन रेजिस्टेंस इम्प्लांट्स। ओके, तो ये पूरा टॉपिक था। यू कैन सी दिस किस तरीके से बोन को स्ट्रॉन्ग और ज़्यादा हील करने में हेल्प करता है। नाउ देर इज़ वन क्वेश्चन दैट यू नीड टू सॉल्व। आप इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसका आंसर 1, 2 एंड 3 है। अगर आपका कोई भी आंसर डिफरेंट आ रहा है तो आप हमें बता सकते हैं। नाउ वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस मॉड्यूल। इस मॉड्यूल में आप आई होप आपको जितनी भी मदद मिलनी थी आप मिल गई और आप अपने करंट अफेयर्स को और एनहांस करने की ओर बढ़ चुके हैं। आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको अगर इस मॉड्यूल में कुछ भी बेहतर बेहतर कुछ भी चाहिए या आपको कुछ चेंजेस करने हैं। अगर आपको ये मॉड्यूल पसंद आता है प्लीज़ लाइक इट, प्लीज़ शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स और इसमें आप इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ठीक है। अंटिल द नेक्स्ट मॉड्यूल हम मिलेंगे, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, बाय बाय।